तो जैसा कि आप चैप्टर के नेम से समझ ही गए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज पूरे चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उनका मैनेजमेंट क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। यही सब आज हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In order to provide food for large population, regular production, proper management and distribution is necessary. Now let's see agriculture practices. When plants, now first you just understand, till 10,000 BCE people were nomadic, they were wandering and they moved from one place to another in search of food, shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for the animals for their food. Later they could cultivate the land and produce rice, wheat and other food crops. Thus, this was born as an agriculture. तो पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग अपने खाने के लिए, अपनी जगह के लिए क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते थे और क्या करते थे? एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे ताकि वो अपना खाना कर सकें। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया? लैंड को कल्टीवेट किया, खेत बनाए, देन दे हैव प्रोड्यूस द राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। इस तरीके से फिर उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया और तभी से एग्रीकल्चर का प्रोसेस शुरू हुआ था। Now see, when plants of same kind are cultivated at one place on large scale, it is called as crop. एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट। इसका मतलब कि एक फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे वीट के होंगे, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप ऑफ वीट। उसी तरीके से क्रॉप ऑफ मेज, क्रॉप ऑफ राइस, क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, तो इस तरीके से सबकी क्रॉप्स होती है। नेक्स्ट, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. There is a rich variety of crops grown in different parts of the countries. So broadly there are टू क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो हमारे पास मेनली जो हैं वो दो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं और वो दो कौन से हैं? खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं खारिफ क्रॉप की। खारिफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर नोन एज खारिफ क्रॉप्स। अब ऐसी क्रॉप्स जिन्हें सिर्फ हम रेनी सीजन में ही उगाते हैं, ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, वो होती है खारिफ क्रॉप्स। जैसे कि, और जो रेनी सीज़न होता है वो जनरली इंडिया में आता है जून और सितंबर में, यानी जून टू सितंबर के बीच में। ठीक है, तो उसी टाइम पे हम खारिफ क्रॉप्स को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल पैडी यानी कि राइस, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन, ये सब क्या है? खारिफ क्रॉप्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। अब ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम विंटर सीजन में कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, और ये कब आता है? ये जो विंटर सीजन है ये इंडिया में आता है अक्टूबर टू मार्च के बीच, एट लास्ट ऑफ फेब और मार्च। इसे हम कहते हैं रैबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल है रैबी क्रॉप्स के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसके अलावा भी बहुत सी और अदर कल्टीवेशंस होते हैं और पैटर्न्स होते हैं क्रॉपिंग के, जैसे कि पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो ये सब भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीज़न के साथ क्या होते रहते हैं? साइड बाय साइड कल्टीवेट होते रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए, क्या आप लोग जानते हैं दैट वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? क्यों राइस यानी कि जो इसे हम पैडी बोलते हैं वो विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर है पैडी को क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जो पैडी क्रॉप होती है उसे सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रोवाइड हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक्टिविटीज़ और टास्क आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब आप जानते हो कि जब एक क्रॉप को हम कल्टीवेट करते हैं, उसे ग्रो करते हैं, तो उसके साथ में एक फार्मर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी फॉलो करना होता है। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसे पूरे प्रॉपर टाइम के साथ फॉलो करना होता है। उसे हम कहते हैं, वो जो पूरी एक्टिविटी है, वो जो पूरा टास्क है, प्रोसेस जो है, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब उसमें क्या होता है? नंबर 1 होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सोइंग, नंबर 3
adding manure and fertilizers. Number 4, irrigation. Number 5, protecting from weeds. Number 6, हार्वेस्टिंग एंड नंबर 7 इज स्टोरेज। तो ये पूरा प्रॉपर सीरियल वाइज प्रोसेस होता है जिसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। अब पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि एक सॉइल को क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एक सॉइल को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाता है। सोइंग, उसके अंदर फिर आप जो भी आपके सीड्स हैं उनको सो करते हो, यानी सोइंग यानी बोते हो उनको। आफ्टर दैट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अब ज़रूरत के हिसाब से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं सॉइल में। आफ्टर दैट इरिगेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद हम प्रोटेक्ट करते हैं वीड से उनको, फिर उनको हार्वेस्ट किया जाता है क्रॉप्स को, और हार्वेस्ट करने के बाद में उनको हार्वेस्ट यानी उनकी कटाई करना, काट कर उनको हार्वेस्ट करना, फिर हम उसे क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं। लास्ट प्रोसेस इज स्टोरेज प्रोसेस। तो इसको हम थोड़ा डीपली ब्रीफली पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि ये एक सबसे पहला स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने से भी पहला स्टेप, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर का। अब हम क्यों करते हैं सॉइल को प्रिपेयर? हम इसलिए करते हैं, और सॉइल को प्रिपेयर क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। सो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल and loosen it. It allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. अब क्या होता है, जब हम एक एग्रीकल्चर का प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसे लूज़ करते हैं। और हम सॉइल को हमेशा लूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो भी रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डीपली सॉइल के अंदर जा सकती हैं, और उसके साथ ही अगर हमारी सॉइल लूज इन है तो उसकी वजह से जो रूट्स हैं उनको ईजिली ब्रीथ करने में आसानी रहती है। तो इसीलिए सॉइल को लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जो लूजन सॉइल जो होती है वो क्या करती है, वो उससे क्या होती है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है किसकी, अर्थवॉर्म्स की और माइक्रोब्स की, जो एक सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं ये एक फार्मर के बहुत अच्छे फ्रेंड कहलाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फार्मर के बड़े ही अच्छे दोस्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उनके प्लांट्स को, उनकी क्रॉप्स को ग्रो करने में, इसलिए ये उनके फ्रेंड्स होते हैं। अब देखिए, और इससे क्या होता है, जब ये पूरा प्रोसेस होता है, अब जब लूज हो जाती है सॉइल, अर्थवॉर्म माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ह्यूमस फॉर्म हो जाता है सॉइल के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज टिलिंग और प्लोइंग, यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, उसे पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम प्लोइंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of soil which are known as crumbs. This is necessary to break these crumbs. अब देखो, प्लोइंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लोइंग हम प्लो के प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, प्लो की मदद से। अब देखो, प्लो जो होता है वो एक वुड या आयरन दोनों में से किसी भी चीज़ से बना हुआ हो सकता है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो पहले हम उसे वाटर से क्या करेंगे, गीला करते हैं, और उसके बाद हम उसमें प्लोइंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हम प्लो करते हैं फील्ड को, तब कभी कभार बहुत सारे बिग क्लम्प्स उसमें आ जाते हैं सॉइल के अंदर, यानी कि बड़े बड़े गुच्छे पत्थर के या मिट्टी के बन जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर बिग क्लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स। अब ये जो क्रम्स है इनको क्या करना, ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, ठीक है। एंड लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। अब लेवलिंग का मतलब होता है एक पूरी मिट्टी को प्रॉपर लेवल में लाना। ये भी बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, सो करने के लिए और इरिगेशन के लिए, दोनों ही
आपके फ़ायदे के लिए ये प्रोसेस करना लेवलिंग का बहुत ज़रूरी है। अब जो ये लेवलिंग है ये किसकी मदद से की जाती है? एक लेवलर की मदद से की जाती है। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in the proper mixture of manure in the soil. अब जब भी मैन्योर ऐड ऑन करना होता है सॉइल के अंदर तो पहले मैन्योर ऐड किया जाता है, और अगर ड्राई है सॉइल तो फिर उसमें वाटर ऐड किया जाता है और उसी के बाद में प्लोइंग का प्रोसेस किया जाता है। क्यों? ताकि सॉइल के अंदर प्रॉपरली सारा मिक्सचर मिक्स हो जाए। सो द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सो Agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break the soil clumps to get a better field. It is done with the help of various tools. जैसा कि आप सब जानते हो, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की, इम्प्लीमेंट्स की मदद चाहिए होती है। उसी के हेल्प से ही हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेन टूल्स हैं जैसे कि प्लो करना, होए, कल्टीवेटर्स। तो ये सब क्या है? इम्प्लीमेंट्स हैं ये जो इस प्रोसेस को प्रॉपरली कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो चलो ब्रीफली देखते हैं। सो नंबर 1 इज़ प्लो. इट इज़ बीइंग यूज्ड since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crops, removing the weeds and turning the soil. It is made of wood and drawn by the pair of bulls or other animals like horses or camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of a wood or iron which is known as plow shaft. ये जो प्लो है इसको किस काम में लिया जाता है? इसको सॉइल को लूज़ करने के काम में लिया जाता है, फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने के काम में लिया जाता है, वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को टर्न करने के लिए इसका हेल्प ली जाती है। अब ये किससे बनता है? ये देखो वुड से बनता है, आयरन से बनता है। ठीक है, अब ये काम में किसकी हेल्प से लिया जाता है? या तो पेयर ऑफ बुल्स हो या कोई और एनिमल हो, हॉर्स हो, कैमल्स हो, इनकी मदद से इसको काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर पार्ट होता है, आयरन स्ट्रिप का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लो शेयर। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है जो कि वुड से बना हुआ होता है, लॉग ऑफ वुड से, उसे हम कहते हैं प्लो शैफ्ट। क्लियर है? इस दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्लो शेयर और प्लो शैफ्ट में। One pair of bulls and a man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by the iron plow nowadays. So the next tool is hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has long rod of wood or iron, a strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and work like a blade. It is pulled by animals. अब होए ऐसा टूल है जो वीड्स को रिमूव करने के काम आता है, सॉइल को लूज़ करने के काम में आता है। तो एग्जैक्टली ये क्या है? एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड है या फिर आयरन की भी हो सकती है। तो इन दोनों की एक ऐसी लॉन्ग रॉड होती है जिसके बहुत आगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड्स हैं जो इसके, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड प्लेट होती है। वहाँ पर एक ऐसी प्लेट होती है जो एक ब्लेड की तरह काम करती है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये एनिमल्स की हेल्प से किया जाता है। The last tool is cultivator. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivators. The use of cultivators saves labor and time. अब आज के टाइम पे कल्टीवेटर्स किस तरीके से काम में लिए जाते हैं? ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स काम में लिए जाते हैं। और ये जो कल्टीवेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? लेबर भी सेव हो जाती है, इससे टाइम भी सेव हो जाता है और मेहनत भी कम होती है। जो हार्डवर्क था वो बहुत हद तक कम हो जाता है। हमने अब तक पढ़ा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हमने पढ़े कि किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है और क्या क्या टूल्स उसको प्रिपेयर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो अब हम आते हैं उसी के सेकंड स्टेप पे, जो कि है सोइंग. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are to be selected by a farmer. Farmer prefer to use seeds which have great high yield capacity. फार्मर कैसे चेक करता है कि कौन से सीड्स गुड क्वालिटी के हैं, कौन से सीड्स बैड पुअर क्वालिटी के हैं? तो देखो, सीड्स को पानी के अंदर डाला जाता है,
अब जो सीड पानी के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं उन सीड्स को लाइटर कंपेयर किया जाता है, और जो सीड्स पानी के नीचे रहते हैं एट द डेप्थ में वो हैवियर सीड कंसिडर किए जाते हैं। और जो सीड लाइटर होते हैं वो सीड हमेशा डैमेज होते हैं, उनके अंदर हॉलो होता है कुछ ना कुछ, उसकी वजह से वो क्या होता है ईजीली क्या होता है ऊपर तैर कर फ्लोट हो जाते हैं वाटर में। और जो अच्छे गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो कभी भी फ्लोट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिसकी वजह से हम गुड क्वालिटी सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं डैमेज वन से। क्लियर है? आफ्टर दैट कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं जो सीड्स को सो करने के काम में आते हैं। इन सोइंग द सीड्स सम ट्रेडिशनल टूल्स आर बीइंग यूज्ड। अब देखो वो क्या होते हैं। Number 1, the tools used traditionally for sowing seeds is shaped like funnel, and the seeds are filled into the funnel, passes down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends burst into the soil and place the seeds there. तो ये था कुछ ट्रेडिशनल तरीका जो पहले के टाइम पे इस तरीके से सीड्स को उगाया जाता था, बोने के लिए रेडी किया जाता था। सेकेंड है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is being used for sowing with the help of tractors. अब आज के टाइम पे उस प्रोसेस के साथ नहीं करते हैं, इवन उस प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया गया है ट्रैक्टर्स की हेल्प से। These sows the seed ununiformly at equal distance and depth. It ensures that the seed gets covered by the soil after sowing. This protects the seeds from being eaten by the birds. Sowing by the using of seed drill saves the time and labor. अब seed drill की हेल्प से पहली चीज़ तो ये होती है कि टाइम बच जाता है, दूसरी चीज़ लेबर, थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि जो ट्रैक्टर्स की हेल्प से किया जाता है तो बहुत अंदर डेप्थ में जाता है और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में सीड्स क्या होते हैं लगाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है बर्ड्स या कोई भी एनिमल उन्हें नहीं खा सकता। तो ये इसके क्या होते हैं कुछ बेनिफिट्स हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At the times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अब इस प्रोसेस का क्यों बहुत ज़रूरी है और क्यों अच्छा है ये, इसलिए कि डिस्टेंस में सीड्स को लगाता है और सीड्स को डिस्टेंस में लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जब वो बड़े हों, जब वो ग्रोथ करें तो उससे क्या होगा ओवर क्राउडिंग नहीं होगी प्लांट्स के बीच में, प्रॉपर स्पेस उन्हें मिलेगा ताकि प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब उन्हें मिल सके और इजीली अगर हमें उन्हें रिमूव भी करना है तो हम उसे कर सकें। तो वहाँ पर एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के थर्ड स्टेप की जो था adding manure and fertilizer. The substance which are added to the soil in a form of nutrients for the healthy growth of plant is known as manure and fertilizers. अब ऐसी चीज़ जिसको एक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में बनाकर यूज़ में लिया जा रहा है, किस लिए? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए जो यूज़ में लिया जाता है वो किस फॉर्म में यूज़ ले रहे हैं हम? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field, so the field is never left uncultivated or fallow. सॉइल जो है वो सप्लाई करती है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक प्लांट के लिए और वो उसे हेल्प करते हैं हेल्दी होने में और उसकी ग्रोथ में। ठीक है, तो अब कुछ फार्मर्स ये ऐसे होते हैं जैसे कि उन्होंने एक बार कल्टीवेट किया अपने लैंड को, वहाँ पे क्रॉप हुई, उसके बाद में वो दोबारा से क्रॉप को उसी सेम फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर हैड टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब एक ही जगह पर बार बार कल्टीवेशन क्रॉप्स का होने से या बार बार क्रॉप्स ग्रो होने की वजह से जो सॉइल होती है वो पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, यानी कि वो वीक हो जाती है सॉइल। तो उसको वापस से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं।
मैन्योर ऐड करने की वजह से वो जो सॉइल, जो पुअर सॉइल थी, वो काफ़ी हेल्दी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग। अगर हम इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करते हैं तो उसका रिज़ल्ट यही होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरीके से वीक हो जाते हैं और अनहेल्दी रहते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmers dump plant or animal waste in the pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. मैन्योर कैसे फॉर्म होता है? मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से बन रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट से। अब फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को डंप कर देते हैं एक पिट के अंदर, एक ओपन प्लेस पे, और उसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। अब डिकम्पोजिशन की हेल्प से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, तो उस डिकम्पोजिशन मैटर को ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह से यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नोन एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। Now next is fertilizers. Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients. Fertilizers are produced in factories. Some of the examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen phosphorus या फिर potassium. The use of fertilizers has helped the farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy or maize. But the excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. So the fertilizers has to become a source of water pollution. So in order to maintain the fertility of soil, the substitute fertilizers with organic manure leave the field uncultivated in between the two crops. The use of manure improves the soil texture as well as the water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. अब fertilizers जो है वो chemically formed है, तो वो अगर हम उसे प्रॉपर यूज़ में लेंगे तो इट इज़ बेनिफिशियल, बट अगर उसका एक्सेसिव यूज़ हो जाता है या कुछ तरीके से हम मिसयूज़ ले लेते हैं तो वो हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. अब आप दूसरा मेथड भी काम में ले सकते हो जिसे हम कहते हैं crop rotation. Can be done by growing different crops alternately. See the difference between fertilizer and manure through this table. First, fertilizer. Fertilizer is a man-made inorganic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. Fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. Fertilizers do not provide any humus to the soil. Manure provide a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था फर्टिलाइज़र और मैन्योर का, जिसकी हेल्प से आप आराम से डिफरेंस पता कर सकते हो दोनों के बीच। नाउ द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स। कैसे? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी हेल्प से देखते हैं। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इट मेक्स द सॉइल मोर porous due to the exchange of gases become easily. It increases the number of friendly microbes and it improves the texture of the soil. So this is the half information about this video, and remaining half will be seen in the next video, the second part. Do not forget to watch it, and don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube.